हे गाइस, दिस इज अर्पित और आप सभी का स्वागत है बैंकिंग यात्रा पे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेरी खुद की स्टोरी और स्ट्रेटजी की कैसे मैंने रीजनिंग के अंदर फुल मार्क्स, नॉट इवन इन मॉक्स बल्कि रियल एग्जाम्स में भी मैंने 35 आउट ऑफ 35 मार्क्स स्कोर किए हैं। देखिए, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि कोई बंदा ये नहीं कह सकता है कि मैंने पहले पढ़ा था इस वजह से मेरी रीजनिंग अच्छी है, या फिर मैंने पहले कभी लाइफ में नहीं पढ़ा इस वजह से मेरी रीजनिंग ख़राब है। रीजनिंग हम बेसिक लेवल से शुरू करते हैं। कोई भी एस्पिरेंट हो, ज़ीरो लेवल से रीजनिंग की स्टार्ट होती है। हम पहले कभी स्कूल्स में ये सब्जेक्ट नहीं पढ़े होते हैं, जस्ट लाइक कि मैथ्स हो गया या फिर इंग्लिश हो गया, ठीक। तो हम ये बहाने तो नहीं बता सकते। फिर अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अगर हर एस्पिरेंट ज़ीरो से रीजनिंग को शुरू करता है तो फिर ऐसी कौन सी बात है कि किसी की रीजनिंग बहुत अच्छी होती है, एक्सीलेंट लेवल पे होती है, किसी की बिलो एवरेज चली जाती है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा रियलिटी में होता क्यों है। जब हम सही तरीके से और सही सोर्स से प्रैक्टिस करते हैं रीजनिंग की, यानी कि जब हमारा बेसिक्स क्लियर होते हैं, तो फिर जब हम प्रैक्टिस के टाइम पे जब क्वेश्चन कोई भी सॉल्व करते हैं तो वो क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा टाइम लेकर के लेकिन सॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और जहाँ क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, हमारे आंसर्स आने लगते हैं, तो हमको उस सब्जेक्ट में, भले वो कोई भी सब्जेक्ट हो, हमारा इंटरेस्ट उसमें आने लगता है, ठीक। और जैसे जैसे इंटरेस्ट आता है, हम उस सब्जेक्ट को और पढ़ते हैं और उसका अल्टीमेट रिजल्ट ये होता है कि वो सब्जेक्ट हमारा स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। और उसी का अगर हम अपोजिट केस ले लें, जैसे हमारा बेसिक नहीं क्लियर हुआ, ठीक, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो होगा क्या कि हमसे सॉल्यूशन नहीं होंगे, या फिर एक दो क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बाकी के क्वेश्चन हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। उससे होता क्या है कि हम एक दो बार फिर से ट्राई करेंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, लेकिन तब भी जब नहीं होता है ना, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि बेसिक नहीं क्लियर है तो आपका कैसे सॉल्व होगा वो क्वेश्चन। और जब तब क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है तो फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं अंदर से आने लगती है, और होता क्या है कि हम उस सब्जेक्ट से भागने लगते हैं, हम उसका अल्टरनेट खोजने लगते हैं कि इस सब्जेक्ट में मेरा मार्क्स कम आ रहा है तो हम दूसरे सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लें, उससे अच्छे नंबर ले आएँ। और इसका नतीजा ये होता है कि वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट हमारा कभी अच्छा हो ही नहीं पाता, इवन वो वीक एरिया में चला जाता है हमारा। तो चलिए, इस वीडियो में मैं आपको अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि कैसे मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया और फुल मार्क्स स्कोर किए, और आज भी मैं रीजनिंग के मॉक्स देता हूँ तो मैं फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करता हूँ इन प्रीलिम्स, ठीक। मैं क्लर्क लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पीओ लेवल की बात कर रहा हूँ कि मेरे फुल मार्क्स अभी भी आते हैं, ठीक। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न रहा है मेरी अपनी एक स्ट्रेटजी, जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अगर ये अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स की मदद हो सके, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट आपको मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तैयारी शुरू करने से पहले मुझे कुछ बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी कि प्रिपरेशन सिर्फ एक बार होती है, ठीक है। प्रैक्टिस आप तब तक करोगे जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता, लेकिन आपकी प्रिपरेशन सिर्फ एक बार होगी, ठीक। तो बहुत ही आराम से टाइम ले करके मुझे अपनी तैयारी करनी है, बेसिक लेवल से हाई लेवल तक की रीजनिंग मुझे करनी है, ठीक। और टाइम दे करके, बहुत जल्दी भागना नहीं कि एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम, जस्ट लाइक कि मेरे 1 महीने बाद कोई एग्ज़ाम है तो मैं उसको टारगेट ले करके पढ़ लूँ, फिर वो एग्ज़ाम निकलेगा या नहीं निकलेगा, फिर उसके बाद देखा जाएगा कि बाकी की बची हुई रीजनिंग कैसे कंप्लीट करनी है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये एकदम क्लियर कट था कि मुझे रीजनिंग में मोर देन 80% मार्क्स लाने हैं, तो उसका सबसे बेटर तरीका ये था कि अगर इतना नंबर मुझे लाना है तो मुझे हर एक चैप्टर को कंप्लीट करना पड़ेगा, कोई भी चैप्टर मैं छोड़ नहीं सकता, ठीक। वरना फिर वही होगा कि अगर मैं कुछ चैप्टर्स को छोड़ रहा हूँ तो मुझे अपना परसेंटेज कम करना पड़ेगा, जैसे कि मुझे 70% मार्क्स या फिर 75% मार्क्स में टारगेट लेकर के चलूँ, ठीक। तो ये चीज़ क्लियर थी, इसलिए मैंने सारे चैप्टर्स को कंप्लीट किया। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल मेरे सामने ये था कि एक दो चैप्टर तो होते नहीं है रीजनिंग में, बहुत सारे चैप्टर्स हैं। अब कौन से चैप्टर पहले पढ़ा जाए, कौन से बाद में पढ़ा जाए, किसको कितना टाइम दिया जाए, ठीक। और क्योंकि देखिए, होता ये है कि अगर हमने टफ चैप्टर पहले ही उठा लिया तो फिर मेरे से क्वेश्चन सॉल्व होंगे नहीं, या फिर मुझे रीजनिंग टफ लगने लगेगी और उसके बाद मेरी रीजनिंग कभी भी सही नहीं हो पाएगी। इस चीज़ को टैकल करने के लिए मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी, जस्ट लाइक कि प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस किया, बहुत सारे वीडियोस देखे, गूगल पे भी बहुत सारी चीज़ें सर्च करी, कुछ बुक्स को भी मैंने देखा कि
जैसे कि कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है, कौन सा चैप्टर किस सन में पूछा गया, कब आया कब नहीं आया, फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस कैसे हैं, कौन से चैप्टर कितने मार्क्स का आता है या फिर डिफ़िकल्टी लेवल उनका कैसे होता है, इन सब चीज़ों का मैंने एनालिसिस किया। इस चीज़ को ध्यान में रख करके मैंने अपना एक स्ट्रैटेजी फ्रेम किया और मैंने टाइम निकाला है कि डेली मुझे 2 से 3 घंटे देने हैं। कंसिस्टेंसी में कोशिश करता था कि जितना ज़्यादा हो सके मैक्सिमम लेवल पे मैं अपनी कंसिस्टेंसी को बना के रखूँ। 2 से 3 घंटे मैं डेली देता था और 2 चैप्टर्स को मैं लेकर के एक टाइम पे मैं 2 चैप्टर्स को लेकर के चलता था शुरुआत में कि पहले ये 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। जब इनके क्वेश्चंस अच्छे लेवल पे होने लगे, मैं सॉल्व होने लगे, तो उसके बाद फिर अगले 2 चैप्टर्स को उठाना। इस तरह करते करते मैंने अपना बेसिक्स को क्लियर किया था और पूरा रीजनिंग के जो सिलेबस है उसको कवर किया था। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने किस तरीके से कौन से चैप्टर्स पहले उठाए, कौन से बाद में उठाए। तो जब मैंने शुरुआत करी थी तो बहुत ही नॉर्मल से चैप्टर से मैंने शुरुआत करी थी। मैंने सबसे पहले उठाया इनइक्वालिटी और सिलोगिज्म। इनको पहले मैंने कंप्लीट किया, ठीक है। 1.5 घंटे मैं कोशिश करता था स्टार्टिंग में देने के लिए। जब ये चैप्टर्स मैंने कंप्लीट हुए, क्योंकि इनका वेटेज प्रीलिम्स के अंदर अच्छा होता है और इवन मेंस में भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं चैप्टर्स। मैंने पहले इनको कंप्लीट किया। जब ये कंप्लीट हो गया तो उसके बाद मैंने ब्लड रिलेशन एंड डायरेक्शन को उठाया, ठीक। ये दोनों चैप्टर्स को मैंने कंप्लीट किया। जब ये हो गए तो कोडिंग और नंबर सीरीज़ को उठाया। अच्छा, जब नंबर सीरीज़ में पढ़ रहा था तो उसी के साथ अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ भी मेरी कंप्लीट हुई, ठीक। और कोडिंग डिकोडिंग को मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया एज़ कम्पेयर टू नंबर सीरीज़, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग सिर्फ आपका प्रीलिम्स में नहीं बट ऑल्सो इन मेंस में भी उसका काफ़ी यूज़ होता है और मेंस में उसके अच्छे खासे मार्क्स क्वेश्चन बनते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग को मैंने अच्छा टाइम दिया था, ठीक। तो कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज़ और अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ मैंने इन तीनों को चैप्टर्स को एक साथ लेकर के पढ़ा, ठीक। इसके बाद मैंने मशीन इनपुट पढ़ा और डाटा सफिशिएंसी पढ़ा। अच्छा, एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि डाटा सफिशिएंसी मैं इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद पढ़ा, क्योंकि वो चैप्टर ही ऐसा है कि अगर आपका बेसिक बाकी चैप्टर जस्ट लाइक कि ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन या फिर आपका इनइक्वालिटी हो गया, सिलोगिज्म हो गया, ये सब आपको नहीं आता ना तो आप डाटा सफिशिएंसी कर ही नहीं पाओगे, ठीक। तो भले ही मैथ्स हो या फिर रीजनिंग हो, आपको डाटा सफिशिएंसी ये जो भी मेन चैप्टर्स हैं आपके वो कंप्लीट करने के बाद ही पढ़ने, ठीक। डाटा सफिशिएंसी भी पढ़ा। यहाँ डाटा सफिशिएंसी करते करते मेरा जो रीजनिंग था वो 60 to 65% मैं रीजनिंग को समझ चुका था कि रीजनिंग है क्या और किस तरीके से क्वेश्चंस उसके आ रहे हैं। अब इसके बाद मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उठाई और शायद सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर उठाया, वो था आपका पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। इसको मैंने कंप्लीट किया। बहुत अच्छा खासा मैंने टाइम दिया था पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट पे, और क्योंकि मुझे क्लियर था कि भाई प्रीलिम्स में भी आना है, मेंस में भी आना, और मेंस के अंदर तो जो पजल्स आती हैं तो वो तो बहुत ही अच्छे लेवल की होती हैं। तो बिल्कुल मैंने उसको टाइम दे करके बहुत आराम से पढ़ा है। पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के साथ ही साथ मैं लॉजिकल रीजनिंग को भी पढ़ता था, ठीक। लॉजिकल रीजनिंग पे भी मैंने टाइम दिया है, ठीक। इतने चैप्टर्स मेरे कंप्लीट हुए। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस करी जितना ज़्यादा हो सके, और जो छोटी मोटी चीज़ें किसी चैप्टर में रह गई थी, किसी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पा रहे थे, तो वो चीज़ मैंने उसी के साथ साथ करी। हालांकि कॉन्सेप्ट क्लियर जैसे तो अब कुछ बचा नहीं था, मैंने क्योंकि काफ़ी टाइम दे करके हर एक चैप्टर को पढ़ा था, ठीक। लेकिन छोटी छोटी चीज़ें फिर भी अगर कुछ 1-2% रह जाती थी तो मैं उसके बाद मैं प्रैक्टिस जब मैंने करी उसके बाद ही मैं वो चीज़ पढ़ता था, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेता था, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने सोर्स कौन कौन से फॉलो किए थे। देखिए, मैंने ऑनलाइन पढ़ाई करी थी रीजनिंग की पूरी, ठीक है। प्रैक्टिस भी मैंने ऑनलाइन करी है। तो मैं आपको सोर्स बता देता हूँ, और ये बिल्कुल फ्री सोर्स है। मैं ये नहीं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप किसी का पेड कोर्स लें या फिर ना लें, वो आपकी एक पर्सनल चॉइस है, आपको लगता है तो। बाकी मैंने फ्री पढ़ाई करी है, तो मैं आपको बस वही तरीका बताऊँगा कि आप फ्रीली कैसे अपनी रीजनिंग अच्छी कर सकते हो, ठीक। तो रीजनिंग के लिए मैंने फॉलो किया था पुनीत सर को मैंने शुरू से फॉलो किया रीजनिंग में। बहुत ही अच्छे से अच्छा पढ़ाते हैं पुनीत सर। बेसिक लेवल से मैंने पूरी उनकी क्लासेस देखी है, ठीक। यूट्यूब पे बैंकर्स वे बाय अनअकैडमी करके चैनल है, आप उस पर चले जाओगे, आपको एक पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी उनकी बेसिक लेवल से रीजनिंग की। तो मैंने वो चीज़ें फॉलो करी थी और रेगुलरली मैंने उनकी क्लासेस करी थी, तो मेरी रीजनिंग अच्छी हुई, ठीक। जब मेरी रीजनिंग थोड़ी लेवल पे हो गई थी तो मैंने उसके बाद अंकुश लांबा सर को भी फॉलो किया था, क्योंकि अंकुश लांबा सर के हाई लेवल क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे होते हैं। उनका अगर लेवल देखेंगे, जैसे पजल के अगर आप लेवल देखो उनकी वीडियोस का, तो काफ़ी अच्छा होता है वो। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने अंकुश लांबा सर को भी फॉलो किया था काफ़ी। अड्डा 247 को भी मैंने फॉलो किया है प्रैक्टिस के लिए,
ठीक, मैं बेसिक की बात नहीं कर रहा हूँ, बेसिक भी पढ़ाते हैं जो अड्डा 247 के जो टीचर्स हैं वो बेसिक भी अच्छा पढ़ाते हैं, बट मैंने प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा यूज़ किया है अंकुश लामा सर को और अड्डा 247 को। अच्छा, एक चैनल है आपका करंट अफेयर्स फंडा करके। जब बहुत पहले जब मैंने एकदम स्टार्टिंग में शुरुआत करी थी, तब मैंने थोड़ा सा करंट अफेयर्स फंडा से भी कुछ चीज़ें पढ़ी थी, जैसे कि सिलॉगिज्म हो गया या फिर इनइक्वालिटी हो गया, मैंने थोड़ा बहुत उनसे पढ़ा था। तो आप उस चैनल को भी ट्राई कर सकते हो अगर आपको लगे तो। बाकी पुनीत सर को मेनली मैंने फॉलो किया इस चीज़ के लिए। ठीक, ये टीचर से मैंने पढ़ाई करी या फिर इन चैनल से मैंने पढ़ाई करी है। इसके बाद अब बारी आती है प्रैक्टिस की। ठीक, प्रैक्टिस में मैं शॉर्ट मॉक्स, सेक्शनल मॉक और फुल लेंथ मॉक सारे देता था। ठीक, शॉर्ट मॉक्स में अड्डा 247 का देता था, बहुत ही सही रहता है। 10 नंबर 15 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, 10-12 मिनट के रहते हैं, तो वो स्पीड के लिए मेरा काफ़ी काम आता था। ठीक, स्पीड के लिए मैंने उनको यूज़ किया। ठीक, अड्डा 247 हो गया, ऑलिव बोर्ड हो गया, प्रैक्टिस मॉक हो गया, गाइडली हो गया, स्मार्ट कीड़ा हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया। ये जो मैंने 6 आपको साइट बताई, इन 6 के फ्री मॉक्स तो मैंने सारे दिए हैं, कुछ के पेड लिए थे, और सारे ही इन 6 की 6 साइट्स को मैंने आगे पीछे करके यूज़ किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि एक टाइम पे मैंने सारी साइट्स यूज़ करी हैं, आगे पीछे करके मैंने यूज़ किया है। फ्री मॉक्स तो मैंने सारे के दिए हैं। ठीक है, और इनके जो पेड वाले भी होते हैं ये काफ़ी अच्छे लेवल के होते हैं, जैसे कि ऑलिव बोर्ड हो गया, प्रैक्टिस मॉक हो गया, इनके पेड वाले मॉक्स जो होते हैं अच्छे लेवल के होते हैं। आप दे करके देखोगे आपको खुद समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखिए, मैंने इस वीडियो में जो भी आपको चैप्टर बता रहा हूँ या फिर जो भी सोर्स बता रहा हूँ, ये मैंने खुद पढ़ के देखे, खुद को इम्प्लीमेंट किया और मुझे बेस्ट रिजल्ट मिला है। मतलब अगर आप 100% मार्क्स स्कोर कर रहे हो तो आपका रिजल्ट बेस्ट है ना। तो इन सोर्सेज को मैंने फॉलो करके प्रैक्टिस करता था, और कुछ और भी तरीके थे मैंने प्रैक्टिस करने के, जैसे कि मैंने जैसे सिलॉगिज्म को ले लेते हैं। सिलॉगिज्म मैंने एक चैप्टर कंप्लीट किया, उसके बाद मॉक से मैंने थोड़ा प्रैक्टिस किया, लेकिन उसके बाद होता है ना कि उतने सफिशिएंट लेवल ऑफ क्वेश्चन आपको नहीं मिलते हैं, तो उसके लिए मैं गूगल पे टाइप करता था सिलॉगिज्म प्रैक्टिस PDF ऐसे करके, तो बहुत सारी साइट्स क्या जाती थी, तो उनमें से जो भी अच्छा लेवल मुझे लगता था उनको मैं डाउनलोड करता था। ठीक, उनका प्रिंट निकाल सकते हो आप या फिर PDF, मैंने दोनों तरीके से, कभी प्रिंट निकाल लिया, नहीं है उतने पैसे नहीं हो पा रहे हैं तो मैंने ऑनलाइन मतलब डिजिटल फॉर्म में ही, चाहे फ़ोन में रख के चाहे लैपटॉप में रख करके मैंने उसकी प्रैक्टिस करी। ठीक, और इस तरीके से मैंने हर एक सब्जेक्ट के साथ किया है, भले ही वो पजल सीटिंग अरेंजमेंट हो। मतलब मुझे ये चीज़ क्लियर थी कि मुझे पहले बेसिक क्लियर करना है, उसके बाद जितना ज़्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस ही एक ऐसा तरीका है जो आपको फुल मार्क्स गेन कराएगा या फिर मोर देन 80% मार्क्स गेन करोगे आप। तो मुझे लगता है अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करोगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स 70 to 80% या फिर उससे ज़्यादा रीजनिंग में आना स्टार्ट होंगे। और वो रीजनिंग आपका अगर वीक है, ये भले या मॉडरेट है, जो भी है, आपका रीजनिंग डेफिनेटली गुड या फिर अच्छे लेवल पे चला जाएगा। ठीक, तो इस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा मैंने मैथ्स के और इंग्लिश की पूरी कंप्लीट स्ट्रैटेजी डाल के रखी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दोनों जगह दे दूंगा, तो आप जा करके वहाँ से वो स्ट्रैटेजी देख सकते हो। वो भी बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजीज़ हैं और मैंने खुद पे उसको इम्प्लीमेंट करके देखा है, उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले, तब मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, आप वो चीज़ देख सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो पेड कोर्स नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आपकी जानकारी में ऐसे स्टूडेंट्स हैं तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनकी मदद हो सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।